जय हिंद, भारत माता की जय। जीनियस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। अभी हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी की यूनिट नंबर, हम देखते हैं कि एमपीपीएससी की यूनिट नंबर 3 ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में अभी हम पढ़ रहे हैं पठार। पठार के अंतर्गत हमारा जो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है हमारा छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार, जिसे भारत का रूर भी कहते हैं, अगर सीधे सीधे बात की जाए, जिसे भारत का गुरूर भी कहते हैं। इसको याद करना बहुत आसान है कि भले ही वो छोटा है, नाम में छोटा है, लेकिन भारत में सर्वाधिक जो खनिज, भारत के जो सर्वश्रेष्ठ खनिज हमारे जो पाए जाते हैं, वो छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। छोटा नागपुर का पठार विशेषकर झारखंड में पाया जाता है। छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा में हम देखते हैं पूर्ण है। जर्मनी में एक शहर है जिसका नाम है रूर, ध्यान रखिएगा, है ना। जर्मनी में सॉरी जर्मनी में जर्मनी में एक शहर है जिसका नाम है रूर, और रूर की अगर बात करें तो जिसका नाम हो जाता है गुरूर, है ना। रूर की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, गुरूर। तो जर्मनी में एक शहर है जो खनिज संपदा के लिए जाना जाता है, एक स्थान है जो खनिज संपदा के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार से ब्रिटिशर्स ने, यूरोपियंस ने ये बात करके रखी कि उन्होंने ये तय करके रखा, मतलब उन्होंने बताया कि भारत में भी एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि भारत में भी हम देखते हैं कि नाम किसके द्वारा दिया गया है बच्चों। तो ये नाम दिया गया है, हम देखते हैं ब्रिटिशर्स द्वारा या यूरोपियंस के द्वारा, कि भारत का रूर किसे कहा जाता है। तो भारत का रूर हमारा छोटे नागपुर को, पठार को कहा जाता है। और छोटा नागपुर का पठार को क्यों कहा जाता है, छोटा नागपुर को पठार को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं क्या पाए जाते हैं, बहुमूल्य खनिज, विशेषकर लोहा, और यहाँ पे कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोहयस्क और कोयला की यहाँ पर मात्रा अधिक पाई जाती है, जिस प्रकार के जर्मनी के एक स्थान है रूर में पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं छोटा नागपुर का पठार। और जब छोटा नागपुर के पठार को जब हम स्टडी करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय भारत का एक महत्वपूर्ण पठार है। तो प्रायद्वीपीय पठार का, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार के ही हम क्या देख रहे हैं, उपभाग देख रहे हैं। जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, जो कि अगर देखा जाए तो एशिया का हम देखते हैं एक दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पठार है प्रायद्वीपीय पठार, जिसे दक्कन का पठार भी कहते हैं। और दक्कन के पठार का जो ऊपरी भाग है, जो उत्तरी भाग है, इसे हम छोटा नागपुर का पठार भी कहते हैं। तो छोटा नागपुर का पठार सॉरी तो छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय भारत का एक महत्वपूर्ण पठार है। यह मुख्यतः झारखंड राज्य में फैला है। कहाँ फैला हुआ है, झारखंड राज्य। मुख्यतः इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये झारखंड के साथ साथ में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी आता है। कहाँ पर आता है, तो ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और बिहार में भी हम देखते हैं इसका असर। लेकिन प्रमुख रूप से अगर एक ही राज्य लगाना होगा तो हम कौन सा लगाएंगे बच्चों, तो छोटा नागपुर का पठार हम झारखंड में लगाएंगे। और झारखंड के साथ साथ अन्य राज्य जो होंगे जो झारखंड से सीमा बनाते हैं, तो झारखंड से सीमा कौन बनाता है, बिहार बनाता है, पश्चिम बंगाल बनाता है और उड़ीसा बनाता है। तो पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हम देखते हैं उससे सटे हुए। यहाँ विश्व का सबसे प्राचीनतम चट्टान आर्कियन व धारवाड़ पाई जाती है। कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ विश्व की प्राचीनतम चट्टानों की अगर बात करते हैं तो यहाँ विश्व की प्राचीनतम चट्टानें आर्कियन एवं धारवाड़ पाई जाती हैं। और फिर यहीं पर अगर बात करते हैं कार्बोनीफेरस काल की, कौन से काल की, कार्बोनीफेरस काल। तो कार्बोनीफेरस काल की जब हम बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पर मध्यवर्ती भाग में एक वृहद दरार घाटी का निर्माण हुआ जिससे दामोदर नदी बहती है। जैसे कि हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक दरार है, या फिर हम देखते हैं एक जो रिफ्ट वैली में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा ताप्ती। उसी प्रकार से छोटा नागपुर के पठार में हमारे कार्बोनीफेरस काल, कौन सा, ध्यान रखिएगा, कार्बोनीफेरस काल। हालांकि अगर देखा जाए तो छोटा नागपुर के पठार में कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और कोयला जो है वो किसका रूप है, तो वो हमारा कार्बन का रूप है। और जब कोयला कार्बन का रूप है तो देखिए युग भी याद करना आसान हो जाएगा, कार्बोनीफेरस काल। कौन सा काल बच्चों, कार्बोनीफेरस काल। तो कार्बोनीफेरस काल की जब हम बात करेंगे तो कार्बोनीफेरस काल में एक दरार पड़ी, जिससे हम देखते हैं कि इसके मध्यवर्ती भाग से हम देखते हैं एक नदी बहती है जिसको कहते हैं दामोदर नदी। कौन सी नदी, दामोदर नदी बहती है। तो दामोदर नदी निकलती भी यहीं से है, ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर के पठार से, है ना। और दामोदर नदी जो है वह गंगा की सहायक नदी है। दामोदर नदी की जब बात करते हैं बच्चों तो वो किसकी सहायक नदी है, वह
दामोदर नदी की जब हम बात करते हैं तो गंगा की हम देखते हैं क्या है, सहायक नदी है। फिर बराकर नदी दामोदर नदी के उत्तर से आकर गिरती है। तो ये भी ध्यान रखना, बराकर नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बराकर नदी भी छोटा नागपुर के पठार से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कौन सी, बराकर। और कितना आसान होगा कि छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में जो विभक्त करती है वो दामोदर नदी है। ये दामोदर दिया गया है, ये जो जिम्मा दिया गया है वो कौन सी, दामोदर नदी को, कि छोटा नागपुर का पठार को दो भागों में विभक्त करे। और उसी के मध्य से एक नदी बहती है जिसे कहते हैं बराकर, क्योंकि वो बराबर कर देती है, छोटा नागपुर के पठार को क्या कर देती है, बराबर। तो इसे हम बराकर नदी के नाम से भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सिंपल हो जाता है बच्चों कि छोटा नागपुर का पठार, सिंपल सी बात है कि कहाँ पर है, तो ये हमारे झारखंड राज्य में है। झारखंड राज्य से भी हम देखते हैं लगे हुए जो सटे हुए राज्य हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, है ना, और हम देखते हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, वहाँ पर है। विश्व की सबसे प्राचीनतम चट्टानें कौन सी, आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। कार्बोनिफेरस काल में, मतलब कि अगर इस तरीके से देखा जाए तो हमारी एक दरार उत्पन्न हुई जहाँ से ये नदी बह रही है, जिसका नाम कौन सा है, दामोदर। तो ये जो दरार है, इस दरार में जो नदी प्रवाहित हो रही है, इस नदी को हम क्या कह रहे हैं बच्चों, दामोदर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसे, दामोदर नदी के नाम से जाना जा रहा है। किस नाम से जाना जा रहा है, दामोदर नदी। चलिए, दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं जो कोयला के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है कि कार्बन का जो रूप है ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि जो कार्बन का रूप कौन सा है हमारा, कार्बन का रूप हमारा कोयला है, तो कोयला तो यहाँ पाया जाएगा। तो यहाँ पर कोयला के प्रचुर भंडार के लिए हम देखते हैं प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर के पठार में जो दामोदर नदी है ना, इसको दो बराबर भागों में बांटती है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि ऐसा छोटा नागपुर का पठार है तो यहाँ से बीच में से हमारी एक नदी गुजरती है जिसका नाम है दामोदर। क्या है, दामोदर। तो हम देखते हैं कि अब ये जो छोटा नागपुर का पठार है इसके हम देखते हैं दामोदर नदी के द्वारा थोड़ी सी एलर्जी हो रही है और इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, छोटा नागपुर के पठार में दामोदर नदी दो भागों में बांटती है। अब यहाँ पर दो भागों की अगर बात करेंगे तो उत्तर में हमारा जो है उसे हम कहते हैं, उत्तर का भाग जो है हजारीबाग का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, हजारीबाग, है ना, हजारीबाग। कौन सा बाग कहलाता है, हजारीबाग का पठार कहलाता है, जिसमें कोरमा और गिरडेही पठार शामिल है। ये आपको याद नहीं रखना है। और दक्षिण का जो भाग है वो रांची का पठार कहलाता है। बच्चों क्या कहलाता है, रांची का पठार। तो ये ध्यान रखना है कि किसकी वजह से, ये जो छोटा नागपुर का जो पठार है उसके मध्य से एक नदी प्रभावित होती है जिसका नाम है दामोदर। और फिर हम देखते हैं दामोदर की एक सहायक नदी भी है बराकर। यहाँ पर एक और सहायक नदी देखेंगे हम, कौन सी है, बराकर। तो यहाँ पर बराकर नदी, दामोदर नदी जो छोटा नागपुर से प्रभावित होती है और यहीं पर अगर बात करते हैं ये दो भागों में विभक्त करती है। और जब ये दो भागों में विभक्त करती है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर का भाग जो है, उत्तर का है, देखो हजारों रुपए कमाएंगे तभी तो रिच होंगे, है ना। तो यहाँ पर आप ऊपर वाला हजारीबाग और नीचे वाला रांची, जब हम रोज हर सेकंड हजारों रुपए कमाएंगे तभी तो हम क्या होंगे, रिच होंगे। तो हजारीबाग पहले, मतलब उत्तर की अगर बात करते हैं तो हजारीबाग आएगा। और वहीं दक्षिण की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण में यहाँ पर हमारा दक्षिण की अगर बात करते हैं तो दक्षिण में यहाँ पर हमारा आएगा कौन सा, रांची का पठार। तो रांची के पठार के दक्षिण पूर्वी हिस्से में झारखंड की सिंह भूमि क्षेत्र है ना। तो यहाँ पर अभी हम मैप से देखने वाले हैं, यहाँ धारवाड़ संरचना पाई जाती है जिसमें लोहयस्क प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, ऊपर जो हजारीबाग है यहाँ पर कोयला, ठीक है, इस क्षेत्र में कोयला, और रांची का पठार है इसमें लोहा, है ना। झारखंड का जो हम देखते हैं पठार है इसमें कोयला और लोहा प्रमुखता से पाया जाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो रांची के पठार के पश्चिमी हिस्से को क्या कहते हैं, पाट कहते हैं। क्या कहते हैं, पाट। और यहाँ पे कौन सी, धारवाड़ क्रम की संरचना पाई जाती, क्योंकि जहाँ लोहा होगा उसमें अगर धार दे देंगे तो बढ़िया तलवार बना सकते हैं, उससे हम बड़े बड़े हथियार बना सकते हैं, है ना। तो लोहा हम देखते हैं किस क्रम की चट्टानों में बच्चों, तो लोहा हम देखते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, याद रहेगा। तो लोहा हम देखते हैं कि जब धार उसमें अच्छी होगी तो रिच बन जाएंगे। तो रांची के पठार में हम देखते हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लोहयस्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोहयस्क पाया जाता है। और जब हमारे पास लोहयस्क पाया जाएगा तो उत्तर पूर्व में इसे कहते हैं सिंह भूमि। क्या कहते हैं बच्चों, इसे सिंह भूमि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इसे इसे
सिंह भूमि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? सिंह भूमि। रांची के पठार के पश्चिमी हिस्से में पाट क्षेत्र स्थित है। तो रांची के पठार के अगर पश्चिमी हिस्से को देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा पाट। क्या मिलेगा? पाट। तो पाट नहीं, इसको हम कहते हैं पाट क्षेत्र। ये छोटा नागपुर पठार की अधिक ऊंचाई वाला समतल सतह है। कौन सा? पाट। इसीलिए हम देखते हैं समतल सतह को हम देखते हैं, बोलते हैं वहां पे पाट। कहाँ पर? रांची के पठार के हम देखते हैं कि जो है ना छोटा नागपुर के पठार का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसे पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ से गंगा की घाटी तक ऊंचाई में क्रमशः क्या आती है? कमी आती है। मतलब कि यहाँ पर पश्चिमी भाग से इस प्रकार से, तो पश्चिमी वाला भाग जो है वो थोड़ा सा हमारा सपाट है, थोड़ा सा ऊंचा है, उच्च भाग है, और पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व में नीचा है। इसलिए यहाँ से जो नदियाँ प्रभावित होती हैं वो कैसे बहती हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। किस ओर बहती हैं? यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। तो इसीलिए छोटा नागपुर पठार में हम देखते हैं कि हम देखते हैं क्या पाई जाती हैं? घाटी, ऊंचाई में क्रमशः कमी आती जाती है। छोटा नागपुर पठार में कई बार पुनरुत्थान की अगर बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कभी वो नीचे थी, फिर उसमें पुनरुत्थान हुआ, फिर वो हम देखते हैं कि थोड़ा सा वहाँ पे फिर पुनरुत्थान हुआ। तो यहाँ पर कई बार हमें ऊपर उठते हुए क्षेत्र प्राप्त होते हैं। कहाँ पर हमें ऊपर उठते हुए क्षेत्र प्राप्त होते हैं बच्चों? तो ये हमारे छोटे नागपुर के पठार में। कहाँ पर? हमें याद रखिएगा, कहाँ पर? छोटा नागपुर के पठार में। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार की अगर बात करते हैं तो पश्चिम और पूर्व की अगर बात करते हैं तो यहाँ से गंगा की घाटी तक ऊंचाई में क्रमशः कमी आती है। छोटा नागपुर पठार में कई बार पुनरुत्थान होते हैं। क्या होते हैं? पुनरुत्थान होते हैं, है ना। पाट क्षेत्र संप्राय मैदान का क्षेत्र है जिस पर छोटे छोटे, है ना, मोनेडोनॉक पाए जाते हैं। ठीक है। नेतरहाट इसी हम देखते हैं मोनेडोनॉक पर बसा एक शहर है। मतलब अगर बात करें मोनेडोनॉक की, अगर बात करें तो छोटी छोटी जो हमारी पहाड़ी पाई जाती है ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो छोटी छोटी पहाड़ी पाई जाती है तो यहीं पर पाया जाता है नेतरहाट। क्या पाया जाता है? नेतरहाट। और नेतरहाट को हम देखते हैं क्या कहते हैं? पहाड़ों की मलिका। लिख लीजिए, इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? पहाड़ों की मलिका। तो पहाड़ों की मलिका किसे कहते हैं बच्चों? तो पहाड़ों की मलिका जो है उसे नेतरहाट कहते हैं। किसको कहते हैं? नेतरहाट। नेतरहाट कहाँ पर है? तो नेतरहाट है हमारा छोटा नागपुर के पठार में। नेतरहाट हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो नेतरहाट हमें देखने को मिलता है छोटा नागपुर के पठार में। नेतरहाट को हम क्या कहते हैं? तो नेतरहाट को हम देखते हैं पहाड़ों की, नेतरहाट को हम क्या कहते हैं बच्चों? तो नेतरहाट को हम पहाड़ों की मलिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो नेतरहाट इसी हम देखते हैं कि मोनेट नॉक पर बसा एक शहर है। दामोदर नदी में पाए जाने वाली नदी वेदिकाएं भी इस क्षेत्र में पुनर्यौवन, क्या है? पुनर्यौवन का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। किसका प्रमाण प्रस्तुत करती हैं? पुनर्यौवन का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। और बराकर नदी, कौन सी नदी बच्चों? बराकर नदी एवं दामोदर नदी। तो बराकर नदी एवं दामोदर नदी के मध्य गिरडेही पठारी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? गिरडेही पठारी क्षेत्र उत्तरी छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी है ना। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बराक नदी एवं दामोदर नदी के बीच में एक पठारी क्षेत्र है। कौन सा है? पठारी क्षेत्र। और पठारी क्षेत्र में यहाँ पे छोटा नागपुर के पठार का सर्वोच्च चोटी है वो पारसनाथ। ये ध्यान रखनी है, पारसनाथ, जो कि हम देखते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा विवादों में रहा है ना। पारसनाथ पर हम देखते हैं, पारसनाथ की पहाड़ी जो जैन तीर्थंकर है, 23वें तीर्थंकर जो जैन हमारे 23वें तीर्थंकर हैं, तो जैन के जो हमारे 23वें तीर्थंकर की अगर बात करते हैं तो जैन के 23वें तीर्थंकर की हम बात करते हैं तो वह है पारसनाथ। और पारसनाथ की पहाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो पारसनाथ की पहाड़ी पर, है ना, हम देखते हैं कि एक जैन तीर्थ स्थल बना हुआ है जिसे अभी हम देखते हैं कि, है ना, उसे विकसित करने की बात कर रही थी। टूरिस्ट हम देखते हैं कि धार्मिक टूरिस्ट के रूप में उसे बदलने की बात चल रही थी, जिसमें जैन समुदाय ने क्या ली? आपत्ति ली। तो ये बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में रहा था और इसीलिए इसके पूछे जाने की संभावना है। तो पूछा जा सकता है कि छोटा नागपुर के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो हम देखते हैं वहाँ पर कौन सी है? संवेद शिखर, अब ये पढ़ेंगे, है ना। तो ये झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। पारसनाथ चोटी पारसनाथ पहाड़ी पर है। कौन सी? पारसनाथ चोटी जो है वो पारसनाथ पहाड़ी पर है, जिसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के नाम पर रखा गया। जैन धर्मावलंबी जो हुए उसे सम्मेद शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सम्मेद शिखर। तो सम्मेद शिखर जो कहते हैं, तो इस सम्मेद शिखर के लिए, है ना, हम देखते हैं कि बड़ा ही ये विवादों में रहा था पारसनाथ की पहाड़ी, या फिर हम देखते हैं पारसनाथ चोटी, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा पॉइंट है, जिसे सम्मेद शिखर भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई है 1366।
है ना, क्या है 1366। तो इसको आराम से याद कर सकते हैं कि 1366 याद कर सकते हैं मीटर। तो 1366 है ना। हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर बात करें है ना, तो धूपगढ़ से थोड़ी सी ऊंची है ना। जैसे धूपगढ़ की ऊंचाई क्या है, मध्य प्रदेश में जो सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, है ना, उसकी हम देखते हैं ऊंचाई है 1350 मीटर। ठीक उसी प्रकार से थोड़ा सा उसमें 16 और जोड़ दीजिए तो 1366 मीटर आपको पारसनाथ पहाड़ी की भी क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। और जब पारसनाथ पहाड़ी की आपको सर्वोच्च चोटी कहीं ना कहीं याद हो जाएगी, है ना, तो वो उसको समेत शिखर कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये अभी हम देखते हैं किस में रहा था, अभी ये बहुत ज़्यादा विवादों में भी रहा था। क्यों विवादों में रहा था, क्योंकि इसे टूरिस्ट प्लेस की तरह विकसित किया जा रहा था। तो वहाँ पर जो जैन समुदाय के जो लोग हैं उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ पे मदिरा पान और साथ में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अहिंसावादी होते हैं, है ना। तो अगर टूरिस्ट प्लेस के रूप में होते हैं तो विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, है ना। मांस और सेवन का अगर मतलब मांस और मदिरा का चुपचाप से कोई सेवन अगर करता है तो वहाँ पे उस पर्वत शिखर की क्या होगी, हम देखते हैं पवित्रता क्या होगी, है ना, भंग होगी, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वहाँ पर अभी इसको धार्मिक टूरिस्ट प्लेस जो बनाई जा रही थी, मतलब हम देखते हैं रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस जो बनाया जा रहा था, उस पर अभी क्या लगवा दी है, रोक लगवा दी है, ताकि है ना कि वहाँ पर लोग बाग आएँ लेकिन उसको ऐसे टूरिस्ट प्लेस की तरह मतलब करना ले, है ना, क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाएं जो जुड़ी हुई थी। इसलिए पूछा जा सकता है कि छोटा नागपुर का पठार क्या पूछा जा क्या पूछा जा सकता है कि छोटा नागपुर के पठार का उत्तर पूर्वी सीमा पर राजमहल की पहाड़ी मतलब है ना। तो यहाँ एक बड़े जैन मंदिर का निर्माण किया गया है, ठीक है, जैन मंदिर पारसनाथ पे। छोटा नागपुर के पठार की उत्तरी पूर्वी सीमा पर राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो छोटा नागपुर के पठार की उत्तर पूर्वी सीमा पे कौन सी है, राजमहल की पहाड़ियाँ। इसके दक्षिण में गड़जात की पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण पश्चिम में रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, पश्चिम में बघेलखंड की पहाड़ियाँ हैं, उत्तर पश्चिम में कैमूर का पठार है, उत्तर में गंगा का मैदान है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, देखो ऐसे, इसका एक सबसे अच्छा है कि इस तरीके से आपने बना लिया करें, ठीक है। ऊपर हो जाता है उत्तर, नीचे हो जाता है दक्षिण, ये हो जाता है हमारा पूर्व, ये हो जाता है हमारा पश्चिम, ये हो जाएगा हमारा उत्तर पश्चिम बच्चों, ये हो जाएगा हमारा उत्तर पूर्व, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा दक्षिण पूर्व और ये हो जाएगा हमारा दक्षिण पश्चिम। ऊपर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब उत्तर की जब बात करते हैं तो उनका यह कहना है कि उत्तर पे क्या है, गंगा का मैदान। उत्तर में क्या है, गंगा का मैदान। मतलब कि अगर इसे हम पूरा क्या लेते हैं, इसे हम लेते हैं छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर के पठार में उत्तर में क्या है, गंगा का मैदान है। क्या है, गंगा का मैदान है। याद आएगा कि उत्तर पूर्वी सीमा पर राजमहल पहाड़ियाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों, राजमहल पहाड़ियाँ। ऐसे मैप में भी देखेंगे, अगर आप मैप में देखेंगे वहाँ पर एटलस में तो आपको और आसान आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पर इस तरीके से तो आपको आ ही जाएगा, है ना। तो राजमहल की पहाड़ियाँ। फिर इसके दक्षिण में हम देखते हैं गड़जात की पहाड़ी। तो दक्षिण में हम देखते हैं क्या लिख लेंगे आप लोग, गड़जात की पहाड़ी। क्या लगाएंगे यहाँ पे, गड़जात की पहाड़ी। दक्षिण में क्या लगाएंगे आप लोग, गड़जात की पहाड़ी। दक्षिण पश्चिम में क्या लगाएंगे, दक्षिण पश्चिम में रामगढ़ की पहाड़ियाँ। क्या लगाएंगे आप लोग, रामगढ़ की पहाड़ी, है ना, गड़जात की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी। पश्चिम में क्या लगाएंगे, बघेलखंड। पश्चिम में क्या लगाएंगे, बघेलखंड का पठार। उत्तर पश्चिम में क्या लगाएंगे, कैमूर। उत्तर पश्चिम में क्या लगाएंगे, कैमूर का पठार। और एवं उत्तर में गंगा का मैदान स्थित है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो पश्चिम में बघेलखंड, उत्तर पश्चिम में कैमूर, उत्तर में गंगा का मैदान, उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, दक्षिण पूर्व में रामगढ़ की पहाड़ी और दक्षिण में गड़जात की पहाड़ी। तो आप इसको इस तरीके से भी मैपिंग के थ्रू से याद भी कर सकते हैं और अपने एटलस में भी आप क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। जैन धर्मावलंबी इसे सम्मेद शिखर कहते हैं। किसे, देखिए यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत हमारा क्या है, जैन तीर्थ स्थल है ना, जो कि हम देखते हैं कि 23वें तीर्थंकर जो रहे पारसनाथ जी, है ना, उनका हम देखते हैं यहाँ पे, उनके नाम पे ही इस पहाड़ी का नाम है और उसके नाम पर ही हम देखते हैं यहाँ पर आपको, है ना, सम्मेद शिखर, है ना, पारसनाथ चोटी देखने को मिलेगी। यहाँ एक बहुत बड़े जैन मंदिर का निर्माण किया गया है। छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्वी सीमा पर राजमहल की पहाड़ी स्थित है, अभी हमने देखा। इसके दक्षिण में गड़जात की पहाड़ी देख चुके हैं। ये पठार खनिज संपदा के अपने कारण अपनी विशिष्ट पहचान रखता है और इसीलिए तो इसे भारत का रूर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, भारत का रूर, है ना, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी। क्यों कहते हैं, खनिज संपन्नता के कारण। और खनिज में भी कौन सी बच्चों, कोयला और
लोहयस्क, कोयला और लोहयस्क के कारण। किसके कारण? कोयला और लोहयस्क के कारण। ठीक है, ये देखिए छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार की अगर हम बात करते हैं तो ये रही हमारी बराकर नदी। बराकर नदी की अगर बात करेंगे तो इसके मध्य से जा रही है हमारे दामोदर नदी, और दामोदर नदी की अगर बात करते हैं तो यहाँ ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे हजारीबाग कह रहे हैं, नीचे वाला जो हिस्सा है इसे रांची का पठार कह रहे हैं। ये रहा हमारा नेतरहाट, जिसे हमने क्या कहा था? जिसे हमने कहा था, है ना, पहाड़ों की मलिका। ध्यान रखिएगा, नेतरहाट को हमने क्या कहा था? पहाड़ों की मलिका। यहीं पे पारसनाथ पर्वत है, पारसनाथ पर्वत की पारसनाथ चोटी, और पारसनाथ चोटी को हम देखते हैं क्या कहा था? सम्मेद शिखर। यहाँ पे मैप में अगर आप देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। फिर हमने कहा कि जो सिंह भूमि क्षेत्र है वो लोहयस्क के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? लोहयस्क के लिए देखा था हमने, है ना। तो यहीं पर हमने देखा कि इसके उत्तर पश्चिम में क्या है? कैमूर का पठार। ऊपर क्या है? गंगा का मैदान, है ना। हम देखते हैं उत्तर पूर्व में क्या है? राजमहल। यह है उत्तर पश्चिम, यह है उत्तर पूर्व। ठीक है, यही हमने देखा अभी, है ना। दक्षिण में क्या है? गड़जात की पहाड़ियाँ। दक्षिण पश्चिम में क्या है? रामगढ़ की पहाड़ियाँ। तो यही सब अभी हमने क्या हुआ यहाँ पर अभी अपने मैप में देखा था। तो इस मैप से अगर आप देखते हैं तो आपको पढ़ने में क्या होगी? आपको पढ़ने में और आसानी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, आगे हमारा जो इम्पोर्टेंट है वह है मेघालय का पठार। ठीक है, तो मेघालय का पठार हम देखते हैं। तो मेघालय का पठार छोटा नागपुर के पठार ही उत्तर पूर्वी विस्तार है। तो मेघालय का पठार जो है वो छोटा नागपुर का पठार का ही, क्योंकि पहले क्या था कि ये पठार जो है वो बहुत बड़ा था, लेकिन बीच में से यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ प्रभावित होने लगी। एक हम देखते हैं दरार उत्पन्न हुई, और दरार उत्पन्न होने की वजह से इनके मध्य में जो नदी प्रभावित होने लगी, है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं छोटा नागपुर का पठार जो है वो दो भागों में बट गया। एक को कहते हैं छोटा नागपुर का पठार, और छोटा नागपुर के पठार का जो पूर्वी विस्तार है उसे ही हम कहते हैं मेघालय का पठार, क्योंकि अभी वो कहाँ पर है? मेघालय राज्य में। कहाँ पर है? मेघालय राज्य में, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मेघालय से लगा हुआ असम भी है। मेघालय से लगा हुआ वहां पर क्या है? तो मेघालय से लगा हुआ वहां पर असम भी है। तो मेघालय के पठार की अगर बात करते हैं तो मेघालय का पठार छोटा नागपुर का पठार ही उत्तर पूर्वी विस्तार है। आरंभ में मेघालय छोटा नागपुर के पठार के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन विवर्तनिक जो प्लेट विवर्तनिक हमारी हलचल है ना, पहले ऐसे जुड़ा हुआ था, और जुड़ा होने के बाद में क्या हुआ कि दोनों के बीच में हलचल हुई, और जो बीच में गैप बन गया, बीच में क्या बन गया? गैप। और जो बीच में गैप बन गया तो छोटा नागपुर का पठार अलग और हमारा मेघालय का पठार अलग। तो छोटा नागपुर का पठार अलग और मेघालय का पठार अलग हो गया। पहले हमारा छोटा नागपुर के पठार का ही हिस्सा था कौन सा? मेघालय का पठार। ठीक है, तो विवर्तनिक हलचल से दोनों के मध्य क्या बन गई? एक भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ, और ये बीच में हम देखते हैं कि एक बहुत चौड़ा क्षेत्र था जो नीचे बस गया और जल से भर गया। बाद में क्षेत्र में कौन सी नदियां आई? जैसे कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां आई। कौन सी नदियां आई? बाद में ये क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र के द्वारा लाए गए मलबे से भरता गया तथा मैदान के रूप में, है ना, परिणित हो गया। बाद में ये क्षेत्र जो है गंगा ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र के द्वारा, किसके द्वारा? गंगा ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र के द्वारा लाए गए मलबे से भरता गया तथा मैदान के रूप में परिणित होता गया। छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्वी सिरे पर स्थित राजमहल की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? राजमहल की पहाड़ी तथा मेघालय का पठार। ठीक है, तो छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी सिरे पर हमने देखी थी राजमहल की पहाड़ी और मेघालय का पठार। पश्चिमी हिस्से में स्थित गारो पहाड़ी के बीच में ये निम्न भूमि राजमहल गारो गैप के रूप में जानी जाती है। चलिए, यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं, मैं आपको मैप के थ्रू बताता हूँ। इनका ये कहना है, इस मैप से भी नहीं आएगा। अब देखिए समझ भी, ये छोटा नागपुर का पठार यहाँ पे, और यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है। तो छोटा नागपुर के पठार के हम देखते हैं यहाँ पे पश्चिम में, हम देखते हैं इसके उत्तर पूर्व में हमको मिली थी राजमहल की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? राजमहल। और यहीं पर हमारा, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये हमारा मेघालय का पठार। कौन सा है? मेघालय का पठार। और मेघालय के पठार में यहाँ पर जो पहाड़ियाँ है वो है गारो की पहाड़ियाँ। कौन सी? गारो। तो राजमहल और गारो की पहाड़ी के बीच में जो हमें एक बड़ा गैप दिख रहा है
है ना, जो हमें एक बड़ा सा गैप दिख रहा है, इसे ही कहा जाता है राजमहल गारो गैप। समझ में आया आपको कि छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्व राजमहल पहाड़ी, गारो पहाड़ी के पश्चिम में, गारो पहाड़ी के पश्चिम में यहाँ पर हम देखते हैं कि मेघालय की पहाड़ी। तो छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्व और मेघालय के गारो पहाड़ी के बीच में जो गैप है, जहाँ से हम देखते हैं कि ये जो गंगा नदी भी बह रही है, यहीं से एक जो ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से बहते हुए आती है वह भी बह रही है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लगातार ये जो नदियाँ हैं अपने साथ में अवसाद, अवसाद माप की बात करते हैं तो सेडिमेंट्री, अवसाद और जो सेडिमेंट्रीज लेकर आई, उन्होंने यहाँ पर इसको जमा किया और जमा करने के बाद उन्होंने इसको क्या कर दिया, दूर दूर तक हम देखते हैं मैदान के रूप में परिवर्तित कर दिया। और जब मैदान के रूप में यहाँ पर उन्होंने जमा कर दिया है, तो जमा करने की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे छोटा नागपुर के पठार की राजमहल और यहाँ पर मेघालय की पहाड़ियों में गारो पहाड़ी, मेघालय के पठार में, इन दोनों के बीच में जो गैप है इसे कहते हैं राजमहल। इसे क्या कहते हैं, राजमहल। और इधर से गारो की पहाड़ी है तो गारो गैप। क्या कहते हैं, राजमहल और गारो गैप। अब मुझे को लगता है कि आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। चलिए, तो बाद में ये क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र, हाँ, छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी सिरे पर स्थित राजमहल की पहाड़ी है तथा मेघालय के पठार के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित गारो पहाड़ी के बीच में ही ये निम्न भूमि राजमहल गारो गैप या मालदा रोप, इसे और क्या कहते हैं, मालदा रोप के नाम से भी जानते हैं। तो पूछ लिया जाए कि मालदा रोप क्या होता है, तो छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्व में जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, मेघालय के पठार के जो पश्चिम में जो गारो की पहाड़ियाँ हैं, उनके बीच में प्लेट विवर्तनिक हलचल के द्वारा, है ना, हम देखते हैं प्लेट विवर्तनिक, है ना, टेक्टोनिक के द्वारा एक जो भ्रंश घाटी उत्पन्न हुई। बाद में यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र से लाए गए जो मलबे हैं उसे यहाँ पर क्या कर दिया गया, भर दिया गया। और जब उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में भर दिया गया तो छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्वी सिरे पर स्थित राजमहल की पहाड़ी तथा मेघालय के पठार के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित गारो पहाड़ी के बीच में ये निम्न भूमि राजमहल गारो गैप या मालदा रोप के नाम से जानी जाती है। मालदा वस्तुतः पश्चिम बंगाल में एक स्थान है। मालदा क्या है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में या पश्चिम बंगाल में एक स्थान है जो राजमहल पहाड़ी और गारो पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है, जो हमारी गारो पहाड़ी या फिर हमारी हम देखते हैं पश्चिम बंगाल में राजमहल पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। इस गैप में पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के मैदानी क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के क्या आते हैं, मैदानी क्षेत्र आते हैं, क्योंकि ये दोनों पठारों के बीच में गैप में एक गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाए गए अवसादों से इसका क्या हुआ है, निर्माण। मेघालय के पठार पश्चिम में गारो पहाड़ी शुरू होकर उत्तर पूर्व में मिकिर की पहाड़ी तक फैला है। इसका विस्तार उत्तर पूर्वी मेघालय, असम और मिकिर पहाड़ी तक है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इनका ये कहना है कि जो मेघालय का पठार है वो गारो पहाड़ियाँ, फिर यहाँ पे कौन सी है, खासी पहाड़ी, खासी पहाड़ी के बाद में यहाँ पे कौन सी, जयंतियाँ, साथ में ये जो मिकिर की पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी है, मिकिर। मिकिर में यहाँ पे एकलोंग भी देखेंगे। तो मिकिर की पहाड़ी जो है असम में है ना, कहाँ पर है बच्चों, असम में। तो ऐसा लगता है कि मेघालय का पठार जो है वह मेघालय में ही होगा। ध्यान रखिएगा, इस मैप को ध्यान से देखिए तो ऐसा लग रहा है कि मेघालय के पठार कहाँ पर है, मेघालय में। लेकिन अगर हम इसके पश्चिमी हिस्से में देखते हैं तो पश्चिमी हिस्से में हमें मिलेगा गारो पहाड़ी। पश्चिमी हिस्से में बच्चों क्या मिलेगा, हमें गारो पहाड़ी मिलेगा। वहीं पर अगर हम देखते हैं इसके मध्य भाग में क्या मिल रही है, खासी और जयंतियाँ। क्या मिल रही हैं, खासी और जयंतियाँ। लेकिन वहीं उत्तर पूर्वी अगर भाग में अगर हम जा रहे हैं तो असम राज्य में, कहाँ पर बच्चों, असम राज्य में हमें मिकिर की पहाड़ी देखने को मिल रही है। असम राज्य में हमें क्या देखने को मिल रही है, असम राज्य में हमें मिकिर पहाड़ी देखने को मिल रही है। कहाँ दिख रही है, मिल रही है हमको मिकिर पहाड़ी, असम राज्य में हमको मिकिर पहाड़ी देखने को मिल रही है। तो गारो, खासी, जयंतियाँ जो हैं ये मेघालय में हैं और मिकिर जो है, मिकिर पहाड़ी वो असम में है। लेकिन मेघालय का जो पठार है वो मेघालय और असम दोनों में आता है। इससे ये बात हमें सिद्ध होती हुई नजर आती है। तो मैप से कहीं ना कहीं आसान हो गया हमारे लिए समझना, ठीक है। तो मेघालय के पठार के पश्चिम में गारो की पहाड़ी, उत्तर पूर्व में मिकिर की पहाड़ी, बीच में हमारा क्या आ गया था, है ना, खासी और जयंतियाँ। इसका विस्तार उत्तर पूर्व में 2 राज्य में है, मेघालय, असम में। मिकिर पहाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में रैग्मा की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, रैग्मा।
तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है रेगमा की पहाड़ी, तो यहाँ पर हमें रेगमा की पहाड़ी देखने को मिलता है। ये कहाँ पर है? मिकिर पहाड़ी के है हमारे दक्षिण में हमें रेगमा की पहाड़ी देखने को मिल रहा है। चलिए अब मिकिर की पहाड़ी के बारे में हम देख लेते हैं। तो मिकिर की पहाड़ी की अगर बात करते हैं तो मिकिर की पहाड़ी से जमुना, तो कोपली, कलांग नदियों की घाटी के द्वारा अलग होता है। तो मिकिर की पहाड़ी जैंतिया की पहाड़ी से जमुना, धनसिरी नदी इस पठार की पूर्वी सीमा पर बहते हुए ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट में उसमें मिल जाती है। मेघालय राज्य में इस पठार पर 3 स्पष्ट पहाड़ियां पाई जाती हैं जिसका फैलाव पश्चिम पूर्व दिशा में है ना। इस राज्य की सबसे पश्चिम भाग में गारो की पहाड़ी है। कौन सी है? गारो पहाड़ियां, जिसका सर्वोच्च शिखर है नॉकरेक, और बहुत आसान है, नॉक 15-15 की नॉक, है ना। हम देखते हैं कि अगर 15-15 अगर जोड़ दिया जाता तो कितना होता? 30, है ना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अपन 15-15 रखेंगे, 15-15 रखेंगे, 15-15 मीटर। तो यहाँ पे 15-15 जो कि तूरा शहर के करीब है। कहाँ पर है? तूरा शहर के करीब। तो तूरा शहर के करीब की जब हम बात करते हैं तो इस राज्य के सबसे पश्चिम में कौन सी है? गारो पहाड़ी स्थित है। कौन सी है? गारो पहाड़ी स्थित है, जिसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नॉकरेक। वायरल हुआ है थोड़ा सा। चलिए, इस राज्य के सबसे पश्चिम भाग में गारो पहाड़ी स्थित है जिसकी सर्वोच्च शिखर नॉकरेक, है ना, जो कि तूरा शहर के करीब है। यहाँ नॉकरेक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है ना। तो नॉकरेक पहाड़ी में क्या है? नॉकरेक हम देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। गारो के पूर्व में खासी पहाड़ी है तथा इसके पूर्व में जैंतियाँ। तो पहले हमें मिलेंगी गारो, फिर हमें मिलेंगी खासी, फिर हमें मिलेंगी जैंतियाँ। ध्यान रखना यही पहाड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इसको मेघों का घर बनाने में। मेघालय मतलब कि मेघों का घर। मेघालय ध्यान रखिएगा, मेघालय का मतलब क्या होता है? मेघालय का घर होता है, हम देखते हैं कि मेघों का घर, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? मेघालय। यहाँ नॉकरेक राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। गारो के पूर्व में खासी पहाड़ियाँ हैं, ये सब हमने पढ़ लिया, है ना। अब खासी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है सीलोंग शिखर। कौन सी है? सीलोंग। कौन सी है? सीलोंग शिखर। तो 1961 में हम देखते हैं 1961 मीटर। हमने इससे पहले कौन सी देखी थी? इससे पहले हमने नॉकरेक देखी थी जो 15-15 मीटर थी। कौन सी देखी थी बेटा? नॉकरेक। तो नॉकरेक हमने किसकी देखी थी? नॉकरेक हमने देखी थी गारो की। किसकी देखी थी? गारो की। अब हम खासी पहाड़ी, कौन सी? खासी पहाड़ी। खासी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है सीलोंग। कौन सी है बच्चों? सीलोंग। तो सीलोंग जो कि हम देखते हैं 1961, ऐसा लग रहा है कि हम देखते हैं कि भारत चाइना युद्ध की बात हो रही है 1961-62, है ना। तो 1961 में मेघालय पठार का भी ये सर्वोच्च शिखर है। फिर कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तरी कछार पहाड़ी मेघालय के पठार की हिस्सा है। इनका विस्तार जब हम मैप में देखेंगे तो हमको आएगा समझ में कि यहाँ पर देखेंगे कार्बी, देखा, कार्बी एंगलोंग, ये है ना, उत्तरी कछार, ये सब किसका हिस्सा है? ये हम देखते हैं कि, है ना, मेघालय के पठार का ही हिस्सा हमें देखने को मिलेगा। खासी पहाड़ी के दक्षिण भाग में क्रिटेशियस कालीन बलुआ पत्थर के निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक विस्तृत संरचनात्मक प्लेटफॉर्म है जिसपे चेरापूंजी और मौसिनराम स्थित है। तो बेटा चेरापूंजी वही जहां पर हम देखते हैं कि विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा मौसिनराम, सेकंड नंबर पे चेरापूंजी। तो विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो विश्व की सबसे ज्यादा बारिश हमें देखने को मिलती है कहाँ पर? मौसिनराम, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सर्वाधिक वर्षा हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा हमें मौसिनराम में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? मौसिनराम। कहाँ पर देखने को मिलती है बच्चों? तो मौसिनराम में देखने को मिलती है, ध्यान रखना, है ना। तो मौसिनराम कहाँ पर है? तो ये हमारी खासी पहाड़ी के दक्षिण भाग में है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेघालय का जो पठार है वो मेघालय और असम में स्थित है। तो आज हमने 2 पठार पढ़े हैं, एक था हमारा छोटा नागपुर का पठार और दूसरा था हमारा मेघालय का पठार, है ना। लेक्चर को 2-3 बार आप सुन लीजिएगा, थोड़ा सा नाइट डाउन कर लीजिएगा, एटलस में उसे सर्कल बना लीजिएगा, और खुद के शॉर्ट नोट्स अगर हम बना लेंगे इस पीडीएफ के साथ साथ में तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जरूर होगा, जो आपके प्री और मेंस दोनों में लिखने के काम आएगा। अगर आप इसी तरीके से जीनियस एकेडमी की लगातार क्लासेस ले रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे फैक्ट और बहुत सारी मैपिंग के साथ आप इसे पूरा कंप्लीट भी करते हुए जाएंगे और आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो आज थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ था, फिर भी मैंने आपको पढ़ाया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आया होगा, है ना। चलिए, तो जय हिंद, भारत माता की जय। बने रहिए जीनियस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ ताकि आप
पढ़ाई कर सकें हमारे साथ और रिजल्ट लेकर आएँ। जय हिंद, भारत माता की जय।